होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में पूरे नर्मदापुरम जिले और नरसिंहपुर और रायसेन जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। 2008 में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से इस निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला जिसे नर्मदा नदी और इसकी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर जिले का एक कस्बा, कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण। गाडरवारा ये भी नरसिंहपुर जिले में स्थित है और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। सिवनी मावला होशंगाबाद जिले का एक अहम हिस्सा, ये कृषि क्षेत्र और अपनी नर्मदा नदी के तट के लिए जाना जाता है। नर्मदापुरम पूर्व में होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। सुहागपुर सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पिपरिया पंचमढ़ी का मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण पर्यटन के लिए जाना जाता है। उदयपुरा ये भी कृषि प्रधान क्षेत्र है और अपनी नर्मदा नदी से निकटता के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व है। इतिहास और भूगोल की बात करें तो इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में मांडू के राजा सुल्तान होशंगा शाह गौरी ने की थी। नर्मदा नदी ये शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और प्राचीन नाम है नर्मदापुरम। प्रतिभूति कागज कारखाना, भारतीय रुपया छापने के लिए कागज यहीं बनाया जाता है। ये क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। जनसंख्या और सांख्यिकी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 23,90,546 है, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 74.13% है, शहरी जनसंख्या 25.87%, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.65%, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 12.53% है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ पहला चुनाव 1951 में कांग्रेस के सैयद अहमद ने जीता था। 1989 में सरताज सिंह ने कांग्रेस के रमेश्वर नाखरा को हराकर बीजेपी के लिए ये सीट जीती। सरताज सिंह ने 1991, 1996 और 1998 में भी यहां से जीत दर्ज की। साल 2024 की बात करें तो मध्य प्रदेश की होशंगाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा उर्फ संजू भैया को 4,31,696 वोटों के बड़े अंतर से हराया। बीजेपी के दर्शन सिंह चौधरी को 8,12,147 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के संजय शर्मा उर्फ संजू भैया को 3,13,803 ही मत प्राप्त हुए। यहां पर वोटिंग का प्रतिशत 67.21% रहा। ये रिकॉर्ड अंतर भाजपा की सीट पर पकड़ और क्षेत्र में दर्शन सिंह चौधरी की लोकप्रियता को दर्शाता है। आइए दर्शन सिंह चौधरी से ही जानते हैं कि उन्होंने अपनी जनता के लिए क्या कुछ सोचा है और क्या कुछ किया है। सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन का आभारी हूं कि उन्होंने भारी बहुमत के साथ विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल माननीय मोदी जी पर। और मैं मोदी जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने, चूँकि मैं 2017 में बीजेपी में आया जरूर हूँ, लेकिन मेरा जीवन लगातार संघ के साथ और सामाजिक कार्यक्रमों से मेरा भरा हुआ है। मैंने हमेशा जनसेवा के कामों में रुचि ली है। प्रारंभ से ही, शिक्षा काल से ही वहाँ शुरुआत हो गई है। मैंने शासकीय नौकरी भी करी तो उस दरमियान उनके लिए संघर्ष किया। उसके बाद किसानों के लिए लगातार मेरा संघर्ष चलते गया। मैं बाल स्वयंसेवक होते हुए पूरा जीवन संघ में और राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए, और उसी का आधार बना कि आगे
जब भारतीय जनता पार्टी में मुझे लिया गया और काम दिया गया और उस काम को मैंने बखूबी करने का काम किया। जब मैं उपाध्यक्ष बना गया, उसमें जहां मुझे दिया गया कर्तव्य करने को मैंने पूरा किया, मेरी ड्यूटी पूरी की। उसके बाद जब अध्यक्ष बना तो मैंने लाखों किलोमीटर की यात्रा करके जन जन को जागृत करने का काम, और मध्य प्रदेश में विशेषकर, चूँकि मध्य प्रदेश ग्रामीण बाहुल्य है, वहाँ पर 170 सीटें ऐसी हैं जो गांव से निकल के जाती हैं, उनको टारगेट करके हमने गांव-गांव फैलने का काम किया, नीचे कार्यकर्ता खड़े करे और बिल्कुल चुनौती के साथ, जिस समय सारा मीडिया विरोध में बोल रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विगत मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का कि उन्होंने अपने बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया है, और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस विकसित प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे। और उनके नेतृत्व में जब हमने इस चुनाव को लड़ा तो सारा मीडिया के जो एग्जिट पोल हुआ करते थे उनको फेल करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ हमने विधानसभा भी जीती, और लोकसभा जो हम कहते थे कि हम 100% जीतेंगे, और ऐसा पहली बार हुआ। जो भूतो न भविष्यति, रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। 29 की 29 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। मोदी जी ने जो काम किए हैं उनको मध्य प्रदेश की जनता ने सराहा है, और विशेषकर हमारे लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का काम पहले हुआ है और वर्तमान में जो गति पकड़ी है, मैं स्थानीय सरकार को, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को और केंद्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिन जिन मुद्दों को लेकर हम उनके पास पहुंच रहे हैं उनको उन्होंने हल करने का काम किया है। श्री दर्शन सिंह चौधरी। मैं दर्शन सिंह चौधरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नर्मदा मैया की जय, भारत माता की जय। हमारा पूरा नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र 3 जिले आते हैं, जिसमें हमारा नर्मदापुरम, जिसको होशंगाबाद लोकसभा की दृष्टि से भी कहते हैं, नरसिंहपुर और रायसेन, तीनों जिले पूर्णतः खेती आधारित जिले। मेरा लंबे समय पूरे प्रदेश में भी काम रहा और इन जिलों में विशेष कर रहा है। मेरी प्रारंभिक भूमिका ही खेती किसानी से शुरू होती। मैं स्वयं भी किसान हूँ, क्योंकि मैं अंदर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई उसमें नाटक वाला भाव कभी वैसा भी रहा नहीं है, गांव के आदमी है, और इस भाव के साथ काम किया है कि विशुद्धतम। जब मैं गया क्षेत्र में पढ़ के, जब मैं लौटा, गांव पहुंचा, मैंने नौकरी तो की, लेकिन गांव की जो जर्जर हालत देखी दिग्विजय सिंह के ज़माने में, बिजली 1 घंटा भी लोगों को प्राप्त नहीं होती थी। तो मैंने कहा इस पढ़ाई का क्या मतलब। मैं खेत में जाता था तो बिजली नहीं रहती थी। तो हमने अपनी शिक्षा को इसमें आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का काम किया, वहाँ संघर्ष किए, और संघर्ष का परिणाम ये हुआ। बाद में सरकार भी बदलाई, और सरकार बदलाने के साथ साथ जो किसानों की डिमांड थी उसको पूरा करने का, किसानों को विश्वास वहीं से जनित हुआ। किसानों को चाहे बिजली की उपलब्धता की बात हो, हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें 1 फसल पैदा नहीं होती थी। 2003 में 1 फसल पैदा नहीं होती थी। अब हमारा क्षेत्र ऐसा हो गया है माननीय शिवराज सिंह जी, डॉक्टर मोहन यादव जी के कारण, कि अब 3-3 फसल पैदा हो रही हैं, और उसमें भी उत्कृष्ट कोटि का। पूरे देश का जब सिनारियो देखते हैं तो पंजाब को गेहूं का और धान का मूल बेल्ट कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे जिले को उस मध्य प्रदेश का पंजाब कहा जाता है। उसका कारण है कि वहाँ पर 3 फसलें तो बहुत विशेष होती हैं, जिसमें अब मुख्य फसल जिसका रूप ले लिया, जिसका आता पता नहीं था। आज से 10 साल पहले उस फसल को लोग जानते तो, मैं पूर्वज तो करते थे, लेकिन जानते नहीं थे उस ढंग से। लेकिन हर व्यक्ति उस पर उतर हुआ। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मूंग की तुलाई हो रही, और मूंग सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रही। उसका कारण पर्याप्त बिजली मिल जाना और पानी की उपलब्धता। तो बिजली पर पहला काम हमारे क्षेत्र में हुआ। हम सब किसानों ने मिलकर उस पर संघर्ष किया, और सरकार ने उसमें कदम उठाया, और इसके कारण किसानों का जो विश्वास एक तरह से हम पर हुआ, हमारी सरकार पर हुआ, और उसका परिणाम हमको दिखाई देता है। तो बिजली, दूसरा पानी पर हमने नए जो, चाहे हमारे डैम लगाने की बात हो, स्टॉप डैम लगाने की बात हो, छोटे ऐसे मध्यम और
लघु सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की बात जो कई 7.5 लाख हेक्टेयर को हम 47 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई यदि किसी ने की है तो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने की थी, और अब उसको 64 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम आगामी समय में हम करने वाले हैं। और उस दिशा में तो दूसरा कारण रहा बिजली, पानी, और पानी की उपलब्धता हुई तो किसान की जो फसलें थी वो लहलहा उठी, और जो एक फसल पैदा करता था वो पहले 2 पर आए, अब 3 पर आ गए, और 3 फसल आने के कारण उसका जो जीवन स्तर था, एक समय पर कैपिटा इनकम 11,000 रुपये हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,41,000 रुपये हो गई है। और ये अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। जब हम लगातार प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, जीडीपी में हिस्सेदारी को देखते हैं, तो जो वृद्धि दर है खेती किसानी की पूरे देश में जब देखते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का भी छात्र हूँ, तो जब हम देखते हैं पूरे देश की जीडीपी में जो वृद्धि होती है तो कहीं 2%, कहीं 1.5%, विदेशों में तो और कम होती है, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश में लगातार 18% से लेकर 22-23% तक जीडीपी में खेती किसानी की हिस्सेदारी रही, जिसके कारण किसान का विश्वास लौटा। एक समय ऐसा था जो किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा था, किसान अपने आप को एड्रेस करने में शर्माता था, लेकिन अब बड़े बड़े बच्चे जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या IIT करके भी लौट कर लोग खेती की ओर उन्मुक्त कंठ से जा रहे हैं और उन्मुक्त हाथों से जा रहे हैं। मैं उनकी स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं सरकार को कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट लाके कि खेती को लाभ की ओर ले जाना, जो संकल्प है माननीय मोदी जी का कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, आय को दोगुना करेंगे, तो उस ओर हमारी सरकार ने पूरी ताकत के साथ काम किया है। और मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित बनने का बड़ा कारण और सारे भी हो सकते, उसमें उद्योग भी हैं, उसमें शिक्षा भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण मुझे मेरी दृष्टि में जो दिखाई दे खेती में, और हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र खेती पर निर्भर है। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आज अनुदानों की पूरक मांगों के लिए और यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और पहली बार यहाँ पर लोकसभा में जनता के आशीर्वाद से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र की नर्मदापुरम की जनता को कि जिसने यहाँ पहुँचाया, और मैं गर्व महसूस करता हूँ। ये बजट, इस बजट में जो अनुपूरक जो मांगें की गई हैं 87,762 करोड़ रुपए की हैं, और उसमें से भी हमारी 44,142 करोड़ की जो निवल नगद नेट कैश आउटगो है वो मांग की गई है। और मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन इसलिए करता हूं कि 102 विभागों का प्रत्यक्ष मांग इसमें रखी गई है, जिससे कि हमारी योजनाएं कमतर ना होने पाए और उनका काम लगातार चलते रहे और अति शीघ्रता से उनका पूरा हो सके। बेसिकली हमारे क्षेत्र में किसान जो मूल फसलें जो पैदा हो रही हैं उसके आधार पर, एक तो हमारे यहाँ गेहूं होता है, तो गेहूं आधारित उद्योग ऐसे लगे जो गेहूं के अनेक उत्पाद। अब ये नहीं है कि परंपरागत खेती ठीक है, लेकिन परंपरागत को आधुनिकता से जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो ऐसे फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट हमारे छोटे रूप में भी बने, इसके लिए माननीय मोदी जी ने भी पहल की है, हमारे केंद्र की सरकार भी सहायता कर रही, राज्य में भी हो, और हमने अभी जो इन्वेस्टर मीट में इस मुद्दे को विशेष तौर पर उठाया। दूसरा, हमारे खेतों में जो बिजली का खर्चा है वो अधिक होता है। हम ये चाह रहे हैं कि उसमें ऐसे विशेषकर सौर ऊर्जा के प्लांट लगें जिसके लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी पर्याप्त सब्सिडी दी है, और अब किसान उत्साहित है। और इस बार मैं जो लाइन देख रहा हूँ, लंबी लाइन भी लग गई है और किसान उसकी ओर लग रहा है, जिससे कि उसका खर्चा कम हो और उसकी उत्पादन भी बढ़ जाएगा और उसको बिजली की भी पर्याप्तता हो जाएगी। सड़क के मामले में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अलग सोच, 2003 के पहले मेरे मध्य प्रदेश में, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक 4 लेन रोड नहीं हुआ करता। मानिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, गडकरी जी हमारे सड़क मंत्री बने, तो 4 लेन के अंबार लग गए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी
मेरी बरेली उदयपुरा में तो 4 लेन है, इधर एक 4 लेन हमारी केवल होशंगाबाद इटारसी को टच करते हुए नागपुर गई है भोपाल से। तो अब मैं जो चाह रहा हूँ और जो मेरी अपेक्षा है, जो मैंने अभी लोकसभा के दौरान भी उठाया है, माननीय गडकरी जी से भी बात हुई, माननीय उच्च स्तरीय माननीय स्थानीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई, उस मुद्दे को लेकर मैं सबसे ज़्यादा आशान्वित भी हूँ और मेरी क्षेत्र की जनता भी आशान्वित है और उसके अनेकों परिणाम सामने दिखाई देंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे भारतवर्ष के सभी सांसदों में, वैसे सब बहुत सारे होंगे जो शहर को छोड़ दें, शहर तो छोटा ही रहता है, लेकिन सबसे लंबी रेल लाइन यदि कहीं गई है तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में गई है। उसमें मेरी 2 विधानसभाएं अछूती रह रही हैं। 2 विधानसभाओं का, एक विधानसभा का आधा एरिया, एक विधानसभा पूरी उदयपुरा बरेली पूरी और तेंदुखेड़ा का आधा एरिया। तो मैंने आते से ही पहले सत्र में मांग करी थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और माननीय मोदी जी का। हमने रेल लाइन की मांग करी इंदौर से जबलपुर की और उसमें हमारी रेल लाइन स्वीकृति भी हो गई, उस पर काम भी शुरू हो गया है और ये रेल लाइन हमारी गाडरवारा में जंक्शन बन के वो पूरी होगी। श्री दर्शन सिंह चौधरी। महोदय जी, आज मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद कि हमारे 7 अमृत स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन 7 के अलावा 11 अन्य स्टेशन जो है छोटे छोटे, उन स्टेशनों पर भी विकास के कार्य किए जाएं, क्योंकि उसके पहले भी पिछले बार जब सत्र में मांग करी थी तो उसकी पूर्ति माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने और माननीय मोदी जी ने की है। इसके लिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूं। मैंने नई रेल लाइन की भी मांग करी थी, वो भी आपने पूर्ति की है, उसका भी धन्यवाद। अन्य मांग भी करी, लेकिन आज इस सब स्टेशन, ये अमृत स्टेशन के माध्यम से, चूंकि हम छोटे छोटे स्टेशन जो हैं उसमें रहता तो स्टेशन छोटा, लेकिन 150 से 200 गांव उसमें जुड़े रहते हैं। हमारा निवेदन ये है कि इन छोटे स्टेशनों के भी विकास किया जाए, उनको दिया जाए और जो ट्रेन स्टॉपेज के हर सदस्य की मांग रहती, उसका एक सीधा सॉल्यूशन इतना ही है कि हमारी कोरोना में जो बंद हुए हैं उनके स्थान पर विकसित करते हुए मेमो ट्रेन देकर छोटे छोटे स्टेशनों पर जैसे मेट्रो सिटीज में चलती हैं, ऐसे ही गांव के लेवल पे ऐसी ट्रेन चलाकर हमको सुविधा देने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं पुनः पर धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी को, क्योंकि मेरा तो रुचि का विषय है। मैं शिक्षक रहा हूँ, तो शिक्षा, और मुझे कमेटी में भी रखा है, शिक्षा की कमेटी में, महिलाओं की कमेटी में, युवाओं की कमेटी में, खेल की कमेटी में, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ तक मेरे क्षेत्र के विकास की बात है, तो कोई भी विकास वहीं से जिस देश को शिक्षित कर दो। ये मैंने हमारे पुराने जापान जब युद्ध हारा था पहली बार और दूसरी बार जीता, तो उसके राष्ट्रपति से पूछा कि कैसे जीत लिया, तो उन्होंने ये कई बात कही थी कि मैंने हर व्यक्ति को शिक्षित किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा, और उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में भी कई CM राइज योजना शुरू हुई है। केंद्र के भी हमने अभी जो नीचे, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, चाहे सेंट्रल स्कूल की योजना हो, उनको नीचे तक ले जाने का काम हमारे जिलों में हुआ है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है और शिक्षा अच्छी हो। और स्वास्थ्य में भी हर जिले तक हमारा एक मेडिकल कॉलेज पहुंचे, और मेरे 3 जिलों में मुझे अपेक्षा है यथाशीघ्र हो। नर्मदा मैया हमारी जीवन रेखा है, नर्मदा मैया हमारे रग रग में बसी हुई है, उसके आशीर्वाद से हमें, और इसलिए मैंने तो अपनी शपथ नर्मदा मैया की जय से शुरू करी थी और लगातार मैं काम कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में भी स्थानीय जो छोटे छोटे मुद्दे वर्षों से माँ नर्मदा रेवा सेवा भक्त मंडल के माध्यम से ऐसे अनेकों संगठन चलाते हुए, और न केवल अभी तो मैं जिस दिन आ रहा था उस दिन भी सफाई के अभियान, ऐसे मातृशक्तियों के संगठन, ऐसे अनेकों काम खड़े किए हैं। लेकिन मैं इस बार प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, लगातार प्रयासरत, आप जानते हैं लोकसभा में
प्रश्न लगाना और पहली बार के वो लगाना, बोलने का मौका मिलना वो दूसरा बात है। लेकिन मुझे गर्व है इस बार मेरे 377 नियम के तहत भी ये नर्मदा मैया को एक जीवंत इकाई माना जाए, जिसमें चाहे वो आस्था के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि गंदा पानी, नालों का पानी नर्मदा मैया में नहीं जाना चाहिए। नर्मदा मैया केवल मेरी लोकसभा की नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कह रहा हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ ये तो पूरे हमारे गुजरात की भी जीवन रेखा ही उसको कहें तो कम नहीं होगा। और पूरे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों को पानी, इंदौर को पानी नर्मदा मैया से जा रहा, भोपाल को पानी नर्मदा मैया से जा रहा, देवास को पानी नर्मदा मैया से जा रहा, झाबुआ को पानी नर्मदा मैया से जा। कुंभ का बड़ा मेला उज्जैन का जो महाकुंभ लगता है, उस महाकुंभ में भी पूरा पानी वहाँ की भी माता को जिंदा करने का काम किया है तो नर्मदा मैया ने किया है। वह जनता तो जी मोह बहुत ही जानत है, मतलब वो जनता तो जनता का प्रेम है। और मैं तो उसी भाषा में, हमारी तो एक कहावत चलत है 100 दंडी के एक बुंदेलखंडी, तो हम तो अपनी भाषा में ही, मैं तो जब लोकसभा में भी मुझे तो गर्व महसूस हो जब मैं वही भाषा में जहाँ के बोलत हूँ और बोलत नहीं हो वो करके अभी बता रहा हूँ। क्योंकि भाषा कोई भी रहे, भाषा केवल माध्यम है, आपके अंदर का भाव जगाने का काम कर सकती। लेकिन वास्तव में हम उसको आज भी प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो हमारे पूरी चाहे वो बुंदेलखंड का पूरा बेल्ट हो पूरा खुशी से भर जाता है। और मेरी क्षेत्र की जनता, और मैं तो रूबरू हमेशा ही होता रहता हूँ, अभी जाके सुबह से फिर टिकना उनके बीच में, तो बहुत बढ़िया ढंग से काम करता हूँ। और वो पूरी श्रद्धा के साथ वही सारी व्यवस्था करती है। और बता रहा हूँ मैंने अपने जीवन में अपने कुछ बनाया नहीं, अपना कुछ है भी नहीं, जो कुछ है भारत माता का, जो कुछ है जनता जनार्दन का है, वही मेरी जनार्दन है और उसकी मैं पूजा करता हूँ। अटल जी का वो ही दौर था, उस समय वो बीमार हो गए थे प्रधानमंत्री की बात की, और मैंने उनको वही कविता मेरे साथ, उस समय हम एक आंदोलन में थे, शिक्षकों के आंदोलन में, शेखर भी आंदोलन में, तो उस समय पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला था। मैं ग्वालियर के लोग भी गए थे, हमारे अध्यक्ष जी भी थे पाटीदार जी उस समय, तो उनके साथ हम गए थे। तो उनको उनने पूछा कहाँ के हैं, तो हमने बताया, तो फिर सब, और आखिरी में जब उनको कहा कि क्या, तो मैंने उनको उनकी ही कविता, उन्होंने, चूंकि जिस समय ये विचारधारा की बात, एक वोट के लिए हम वो लोग हैं, ये राम के लिए घंटी बजा रहे हैं, केवल राम को जानते हैं नहीं, आरती उल्टी घुमाने लगती, पता ही नहीं चलता राहुल भैया को कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन हम विचारधारा वाले लोग हैं, हमने एक वोट के लिए सरकार छोड़ दी थी कि हमको ऐसा काम नहीं करना। और उस समय अटल जी ने जो कविता लिखी थी, मैं उस कविता को उनको ही सुना के आया। उन्होंने उस दिन बोली थी कि सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्ते और शत्रु सो हो उठा सनद, फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण, प्राणपण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग स्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। और ये बात अटल जी को इसलिए भी कि उन्होंने इस बात को कहते हुए अपना इस्तीफा उस समय सौंपा था, और ये भी कहा था कि एक दिन आएगा जब कमल का फूल पूरे विश्व में खिलेगा। और आज मैं गर्व महसूस कर रहे हैं, जब हम नक्शा देखते हैं तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे भारत में हमारा भगवा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद लोकसभा सीट पर मां नर्मदा नदी की पहचान के साथ ही अवैध रेत खनन का मुद्दा चुनावी और राजनीतिक चर्चाओं में प्रमुख रहा है। सालों से यह क्षेत्र इस समस्या से जूझ रहा है। प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो प्रमुख चुनौतियों में नर्मदा नदी से अवैध खनन से पर्यावरण और स्थानीय निवासियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। ये राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बन गया है। कृषि पर निर्भरता, इस क्षेत्र की मिट्टी बेहद उपजाऊ है और इसे सोना उगलने वाली मिट्टी कहा जाता है। सिंचाई के साधन भरपूर होने के बावजूद किसानों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए बड़े उद्योगों का अभाव है। शिक्षा और रोजगार की बात करें तो बेहतर शिक्षा और रोजगार के साधनों की कमी से युवाओं को अवसरों के लिए पलायन करना पड़ता है। इस क्षेत्र को बड़े शैक्षिक संस्थानों और औद्योगिक निवेश की आवश्यकता है।
इन मुद्दों के बावजूद भाजपा की बड़ी जीत ये दर्शाती है कि इस क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत है। हालांकि ये स्पष्ट है कि जनता इन समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान की उम्मीद कर रही है। बेहतर शिक्षा, रोजगार और उद्योगों के विकास से ही क्षेत्र की समस्याओं का हल संभव है। प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर होशंगाबाद लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के नर्मदा आश्रित लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में ज्यादातर किसान नर्मदा नदी के जल पर ही निर्भर है। यहां तक कि इस शहर में जल सप्लाई भी नर्मदा नदी से होती है। यहां पर नर्मदा नदी के कई घाट हैं जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। क्षेत्रीय राजनीति की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस का ही वोट बैंक है। बाकी पार्टियों का यहां कोई खास अस्तित्व नहीं है। इस शहर का इतिहास आदि मानवों से शुरू होता है। जी हां, यहां पर आदि मानव रहा करते थे। इस बात के संकेत यहां की प्राचीन गुफाओं में बने शैल चित्र देते हैं। सांस्कृतिक रूप से ये क्षेत्र बहुत अधिक समृद्ध है। यहाँ पर प्राचीन पद्धति से चलने वाला एक गुरुकुल भी मौजूद है।